अ नेशन दैट फॉरगेट्स इट्स डिफेंडर्स विल इटसेल्फ बी फॉरगॉटन। यानी कि एक ऐसा देश जो अपने रक्षा करने वालों को ही भूल जाता है, वो देश स्वयं भी भुला दिया जाता है। यह स्टेटमेंट दिया गया था केल्विन कॉलेज के द्वारा, और ये स्टेटमेंट को सच होते हुए हम देख सकते हैं पाकिस्तान के केस में। बच्चों, मेरे पीछे जो आप ये फोटोज देख रहे हैं, ये फोटो इतने सारे पाकिस्तानी सोल्जर्स का कोई बना हुआ एआई जनरेटेड फ़ोटो नहीं है। ये एक्चुअल कैप्चर्ड फ़ोटो है बीएलए के द्वारा। जी हाँ, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लोग, ये जो आप पीछे देख सकते हैं, इन्होंने पाकिस्तान के बहुत सारे सोल्जर्स को कैप्चर कर लिया है एक रीज़न के कारण। कैप्चर करने के बाद इन सोल्जर्स की लाइव फुटेज भी रिलीज़ की गई बाय बीएलए एंड सम चैनल्स एसोसिएटेड विद इट। और आपको क्या लगता है, इस फुटेज के बाद पाकिस्तान का क्या रिप्लाई या रिस्पॉन्स रहा होगा? कोई भी देश जब देखता है कि उसी के देश के टेरिटरी के अंदर, क्योंकि बीएलए यानी कि बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर ही ऑपरेट करता है ना, तो उसी के टेरिटरी के अंदर इतने सारे उसी के सिपाहियों को कैप्टिवेट करके रखा हुआ है, कुछ डिमांड कर रहा है, उसके सिपाही रो रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप हमें पहचानिए, हमें वापस लाइए। लेकिन ऐसा देश क्या कर रहा होगा? पाकिस्तान ने क्या कहा होगा? पाकिस्तान ने ये कहा कि ये सिपाही उसके हैं ही नहीं। पाकिस्तान ने ये कहा कि ये सब कुछ मेड अप है, ये सब फेक है, और हमारे कोई भी सिपाही गायब नहीं हुए हैं। फिर इन सिपाहियों तक ये जब खबर पहुंचाई गई, तो ये सभी सिपाही अपने आईडी कार्ड दिखा दिखा के उस कैमरे के सामने रो रहे थे, कह रहे थे कि पाकिस्तान हमारा मुल्क, हमारा देश, जिसके लिए हमने इतना कुछ किया, जिसके लिए हम अपनी जान देने को तैयार है, वो हमें पहचानने से आज इनकार कर रहा है। बहुत सारे सिपाही यहाँ रो के कह रहे थे कि उनके माता पिता बहुत ज़्यादा बीमार हैं, उनके अलावा उनके माता पिता का और कोई नहीं है, और उन्होंने ये सब अपने देश की सेवा के लिए किया, और उनका देश ही आज उनको पहचानने से इनकार कर दे रहा है। और ऐसी बहुत सारी टेस्टिमनीज जो कि इन सिपाहियों की आई। तो आइए इस पूरे मुद्दे को डिटेल में देखते हैं। 19 फरवरी 2026 को बच्चों, बीएलए का जो मीडिया है, जिसका नाम है हक्काल चैनल, इन्होंने बच्चों एक वीडियो रिलीज किया जिसके अंतर्गत पाकिस्तानी आर्मी के पर्सनल दिखाई जा रहे हैं। इन पर्सनल्स को बीएलए ने कैप्चर कर लिया है, कस्टडी में ले लिया है। और ये जो फुटेज है, ये दिखाती है कि बहुत सारे आदमी जो पाकिस्तानी मिलिट्री यानी कि फ़ौज की यूनिफॉर्म पहने बैठे हुए हैं, कुछ कह रहे हैं उस वीडियो में, अपने आइडेंटिटी कार्ड्स बताते हुए रिक्वेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तानी आर्मी को कि बलूचिस्तान की लिबरेशन आर्मी जो भी चाहती है, उस पर अगर कुछ एक्शन लिया जाए तो शायद ये सोल्जर्स रिलीज कर दिए जा सकें। द वीडियो शोज एटलीस्ट 7 और 8 पाकिस्तानी सोल्जर्स। एक्चुअली में बीएलए ने कुछ 17 से 18 पाकिस्तानी सोल्जर्स कैप्चर किए थे। फिर उन सभी सोल्जर्स का बैकग्राउंड चेक हुआ, तो उसमें से 10 के लगभग सोल्जर्स जो हैं वो बलूची एथनिसिटी के निकले, तो फिर उन्हें रिलीज़ कर दिया गया। लेकिन जो पाकिस्तानी एथनिसिटी के थे, फिर उन्हें पकड़ लिया गया और उनके थ्रू ये वीडियो बनाया गया बच्चों। यहाँ पे एक्सप्लिसिटली पाकिस्तान के डिनायल्स को चैलेंज किया है पाकिस्तान के सिपाहियों ने। एक ने ये कहा कि आपने हमें रिक्रूट ही क्यों किया था, अगर आपको ये कहना है कि हम आपके पर्सनल नहीं हैं, अगर मुसीबत आने पे आप ये कह सकते हैं कि वीडियो फेक है, ये सिपाही हमारे नहीं हैं, ये मिलिट्री आईडी आपकी नहीं है जो आपने हमें दी है, ये नहीं दिखाता है कि हम आपकी फ़ौज के सिपाही हैं, तो फिर क्या दिखाएगा? आपने अगर हमसे ऐसे हाथ ही झटकारना था तो हमें क्यों रिक्रूट किया गया? इसी के साथ यहाँ पे बच्चों, अगर हम पर्पस की बात करते हैं कि बीएलए ने ऐसा क्यों किया, बीएलए एकदम से इतना प्रोएक्टिव क्यों हो गया है कि वो सिपाहियों को पकड़ने लग गया है, बीएलए एकदम से सुसाइड बॉम्बिंग करने लग गया है पाकिस्तान के मस्जिदों के अंदर और इतने सभी ओपन रोड्स पे, तो ऐसा क्या हो रहा है? बेसिकली बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ये चाहती है कि पाकिस्तान ने जितने भी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी या बलूच के लोगों को कैप्चर करके रखा हुआ है अपने जेल में, उन्हें रिलीज कर दे। बीएलए इन सिपाहियों को पीओडब्ल्यू यानी कि प्रिजनर्स ऑफ वॉर की तरह ट्रीट कर रही है, और चाहती है कि पाकिस्तान की आर्मी या पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो बीएलए के साथ बैठ के बातचीत करे और ये इस निष्कर्ष पर आए कि बीएलए पाकिस्तानी सोल्जर्स को रिहा करे, और पाकिस्तान की जो आर्मी है जिन्होंने बीएलए के लोगों को कैप्चर कर रखा है वो उन्हें रिहा करे और इनका एक्सचेंज हो जाए। यही डिमांड बीएलए ने अभी तक रखी है। इसी के साथ बीएलए चाहता है इस्लामाबाद को प्रेशर करना, इसीलिए इन्होंने ये वीडियो भी रिलीज़ किया। इस वीडियो में बच्चों
बीएलए ग्रुप ने 7 दिन का अल्टीमेटम रिलीज़ किया था। ये 7 दिन का अल्टीमेटम जो है मिड फ़रवरी यानी कि लगभग 22 फरवरी तक इनका अल्टीमेटम चलने वाला था। अल्टीमेटम रिलीज़ के 1-2 दिन पहले ही एक नया वीडियो रिलीज़ किया जिसमें जितने भी सिपाही हैं वो अपना आइडेंटिफ़िकेशन दे रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने इन्हें रिकॉग्नाइज़ करने से ही इनकार कर दिया कि ये इन्हीं के सिपाही हैं। इसी के साथ बच्चों हम देखते हैं कि बीएलए इज़ ट्रीटिंग दीज़ सोल्जर्स एज़ प्रिजनर्स ऑफ वॉर सो दैट दे कैन बी स्वैप्ड with the Pakistani soldiers along with the BLA captured army members that are being captured by the Pakistani forces। ठीक है, इसी के साथ ये जो स्टेटमेंट है बच्चों, इसने ये वॉर्न किया है वाया BLA कि अगर कोई नेगोशिएशन नहीं होता है तो BLA जो है ये कैप्चर्ड सिपाहियों को एग्जीक्यूट भी कर सकता है। इफ़ पाकिस्तान डज नॉट रिएक्ट और रिस्पॉन्ड ऑन टाइम देन BLA issued a warning that it will kill ऑल द पाकिस्तानी कैप्टिवेटेड सोल्जर्स। बट इसके बाद भी पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की सरकार का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। बीएलए ये क्लेम करता है कि द अटैक्स एंड होस्टेज टेकिंग आर पार्ट ऑफ इट सेपरेटिस्ट इंसर्जेंसी। बच्चों बीएलए की हिस्ट्री मैं आपको बताऊंगी इसी लेक्चर में आगे कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बना कैसे, बलूचिस्तान है क्या, इनके डिमांड क्या है और इनकी अपराइजिंग कैसे हो रही है। हम पूरा इतिहास पढ़ेंगे आफ्टर डिस्कसिंग व्हाट इज़ हैपनिंग राइट नाउ। तो इसी के साथ बलूचिस्तान बहुत समय से चाहता है अपना अलग देश बनाना। ठीक है, बलूचिस्तान के कुछ हिस्से हम मैप में आगे चल के देखेंगे कि पाकिस्तान में है, कुछ अफ़गानिस्तान में है, कुछ ईरान में है, और वो हर जगह रिटेलिएट कर रहा है एक अलग मुल्क या देश बनाने के लिए। इसी के साथ बच्चों जो प्रेस रिलीज़ हुआ था बलूचिस्तान पोस्ट के द्वारा, उसमें बीएलए ने अनाउंस किया था कि 17 पाकिस्तानी सोल्जर्स कैप्चर किए थे, लेकिन फिर जब उनका बैकग्राउंड चेक किया तो उसके बाद जो बलूच एथनिसिटी के सोल्जर्स थे उन्हें रिलीज़ कर दिया बीएलए ने, और उसी के साथ जो बचे हुए 7 हैं उन्हें पकड़ के रखा है, कैप्चर करके रखा है, क्योंकि रेगुलर आर्मी सोल्जर्स हैं जिनका बैकग्राउंड पाकिस्तानी है। जो रिमेनिंग कैप्टिव्स है बच्चों, इनको प्रेजेंट किया गया है सेल्फ डिक्लेयर्ड बलूच नेशनल कोर्ट के आगे। बलूचिस्तान ने खुद का एक नेशनल कोर्ट बना के रखा है, उसके सामने इन बचे हुए 7 सिपाहियों को प्रेजेंट किया गया, और इसी के साथ इन पर केसेस भी लगाए गए किडनैपिंग, टॉर्चर और पार्टिसिपेटिंग इन द एक्ट्स बलूच लेबल एज जीनोसाइड। ठीक है, तो इनके ऊपर जो बचे हुए 7 सिपाही हैं इनके ऊपर एट्रॉसिटीज़ के भी केस लगाए गए बलूचिस्तान का सेल्फ डिक्लेयर्ड जो नेशनल कोर्ट है उसके अंदर, जहाँ पर इन पर किडनैपिंग, टॉर्चरिंग, मर्डर और इन सभी मल्टीपल एलिगेशंस के साथ इन सिपाहियों को कैप्टिवेट करके रखा हुआ है। आगे देखिए, बीएलए की जो मेन डिमांड है वो बस इतनी सी है कि वो एक्सचेंज चाहते हैं। ठीक है, वो एक्सचेंज चाहते हैं, उनके जो आर्म्ड पर्सनल्स थे, जो उनके मिलिटेंट्स थे, जो उनके रिवॉल्यूशनरीज थे, बीएलए के लिए वो रिवॉल्यूशनरीज हैं, पाकिस्तान के लिए वो टेररिस्ट हैं। तो बीएलए चाहते हैं उनके रिवॉल्यूशनरीज की रिहाई, इसके बदले इन 7 पाकिस्तानी सिपाहियों के बदले बिफोर द डेडलाइन। इसी के साथ बच्चों इंटरनेशनल वॉर टाइम प्रिंसिपल को बताते हुए बीएलए कह रहा है कि इंटरनेशनल वॉर टाइम प्रिंसिपल में भी ऐसा ही होता है कि प्रिजनर्स की स्वैपिंग होती है। तो हम भी यही चाहते हैं कि आपके सिपाही जो हमने पकड़े हैं, जिन्हें हम पीओडब्ल्यू की तरह ट्रीट कर रहे हैं, उनकी आप स्वैपिंग कीजिए हमारे रिवॉल्यूशनरीज के साथ। और इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने वाया द ऑपरेशन हेरॉफ 2.0। ऑपरेशन हेरॉफ 2.0। चलिए अब आगे चलते हैं बच्चों। यहाँ पर highlighting Operation Herof 2.0, BLS signals that the hostage taking is strategically linked to its broader goal of challenging Pakistani control in Balochistan। बलूचिस्तान में 5 अपराइजिंग की वेव्स हुई जिसमें बलूचिस्तान खुद को आज़ाद करना चाहता था, लेकिन बलूचिस्तान की आज़ादी पाकिस्तान ने इतनी आसानी से मंजूर नहीं की। अभी तक भी पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को आज़ादी नहीं दी है। तो बलूचिस्तान हर एक तरीका अपना रहा है पाकिस्तान से खुद को आज़ाद करने का, जिसमें से एक तरीका ये बलूचिस्तान ने अपनाया। आइडियोलॉजिकल जस्टिफिकेशन है बलूचिस्तान का, ये कहते हुए कि भैया हम जो है एक ऑक्यूपेशन फ़ाइट कर रहे हैं, पाकिस्तान ने हमारी टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर रखा है, हमारे जितने भी लोग हैं उनको बराबर राइट्स नहीं दिए, बराबर अधिकार नहीं दिए, उनकी डिमांड्स नहीं सुनी, उनकी रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं की, हमें एक्सप्लॉइट किया गया है पाकिस्तान की इतनी सारी गवर्नमेंट्स के द्वारा, कॉन्स्टेंटली हमारे एरिया को इस्तेमाल किया गया है मिनरल एक्सट्रैक्शन के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे लोगों को इन्होंने कुछ बेनिफिट नहीं दिया। हमारी ही टेरिटरी
जो है इन्होंने कब्जा लिए। हमारे इतने सारे ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो मिलकर बलूचिस्तान बनाते हैं। इनका कल्चर, इनकी एथनिसिटी पूरी तरीके से सप्रेस कर दी है। हमारे साथ बहुत मास लेवल पे जीनोसाइड किया है, किलिंग की है, इग्नोरेंस किया है, और उसके बाद भी ये लोग हमें सेपरेट होने नहीं दे रहे हैं। ये बलूचिस्तान का इतिहास है जो मैं आपके सामने बच्चों बता रही हूँ, और इनकी इतनी लंबे समय की लड़ाई जिसके लिए ये रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, और जिसके कारण इन्होंने पाकिस्तानी सोल्जर्स को पकड़ लिया है। और ये पाकिस्तानी सोल्जर्स इनिसेंट हैं, अपने देश की रक्षा करने के लिए फ़ौज में भर्ती हुए थे, और आज इन्हीं का मुल्क, इन्हीं का देश इन्हें पहचानने से मना कर दे रहा है, इवन एट द कॉस्ट ऑफ देम डाइंग। बीएलए की आर्मी ने यहाँ पर ये क्लियरली वार्निंग इशू कर दी है कि अगर पाकिस्तान बैठकर सही समय पर इनसे बातचीत नहीं करता, नेगोशिएट नहीं करता है, तो ये सभी के सभी सिपाहियों को मार देंगे। बट इवन एट द कॉस्ट ऑफ देयर ओन डिफेंडर्स डेथ, पाकिस्तान इज नॉट रेडी टू इवन हैव अ बेसिक टॉक और नेगोशिएशन विद द बीएलए। अब आगे चलते हैं बच्चों। पाकिस्तानी ऑफिशियल्स हैव डिनाइड द बीएलएस क्लेम। इसके ऊपर ये नहीं कि नेगोशिएशन, इसके ऊपर पाकिस्तान ने अपने सिपाहियों को पहचानने से ही मना कर दिया है, और ये कह दिया कि ये फेक वीडियो है, एआई जनरेटेड वीडियो है, हम इनमें से किसी को नहीं जानते, हमारे सारे सिपाही इंटैक्ट हैं, हमारे यहाँ से कोई गायब नहीं हुआ है। इन्होंने पूरे के पूरे जितने भी वीडियोज़ हैं, जितने भी सिपाहियों के क्लेम्स हैं, उन्हें सीधा फेक लेबल कर दिया, मेडअप लेबल कर दिया है। ठीक है, इसी के साथ हम बात करते हैं बच्चों कि इसके बदले में या इसके पहले क्या पाकिस्तान की तरफ से कोई एक्टिविटीज़ थी। तो इन द वेक ऑफ इंसर्जेंट अटैक्स, ये इंसर्जेंट अटैक्स बहुत समय से हो रहे हैं जो बीएलए के द्वारा किए जा रहे हैं पाकिस्तान की धरती पर। तो पाकिस्तान ने इसके बदले ऑपरेशन रदल फितना लॉन्च किया था। वो इसलिए ताकि जितने भी इंसर्जेंट्स हैं, जितने भी मिलिटेंट्स हैं, जितने भी पाकिस्तान की भाषा में टेररिस्ट हैं, उन्हें पाकिस्तान न्यूट्रलाइज कर सके, उन्हें पकड़ सके, उन्हें कैद कर सके। तो इसके अंतर्गत बच्चों पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा संख्या में मिलिटेंट्स को मारा, जो भी पाकिस्तान को लगते थे कि ये शायद बलूची लोग हैं, ये शायद बलोच के लोग हैं, ये शायद मिलिटेंट्स हैं, उन्हें या तो मार देते थे या कैप्चर कर लेते थे। तो बलूचिस्तान का जो चीफ मिनिस्टर अभी बलूचिस्तान में है, सरफराज बुख्ती, इन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस से कहा बड़े गर्व से कि हमने 145 इंसर्जेंट्स को तो मार दिया है, और बाद में इसका नंबर बढ़ा के 216 कर दिया था कि 216 मिलिटेंट्स अब हमने मार दिए हैं। बहुत बार ऐसे केसेस हुए हैं कि बलूचिस्तान के मिलिटेंट्स को मारने जाते हैं और अपने ही सिविलियंस को मार के, अपने ही सिटीजन्स को मार के आ जाते हैं। 2-3 ऐसी बॉम्बिंग एक्टिविटीज़ भी पाकिस्तान की तरफ से हुई है, जो पाकिस्तान को लगा कि ये अपने खैप्तून या खैबर प्रोविंस में ही कुछ कर रहा है, लेकिन इसने अपने ही लोगों पर बॉम्बिंग कर दी। ठीक है, सो ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रोविंसेस में पाकिस्तान ने बॉम्बिंग की है, ये सोच के कि यहाँ बलूच के मिलिटेंट्स रहते हैं। बट एट द एंड आफ्टर द बॉम्बिंग दे रियलाइज्ड कि इतनी सारी मात्रा में जो इसके लोगों की मृत्यु हुई है वो इसी के लोग हैं, ना कि बलूच के मिलिटेंट्स। आगे देखिए इंडिया का अब इसमें क्या रोल है, इंडिया यहाँ पे क्यों आ रहा है। तो बच्चों इस्लामाबाद ने पब्लिकली एक्सटर्नल एक्टर्स को ब्लेम किया है बीएलए की पावर के लिए। इस्लामाबाद यानी कि पाकिस्तान ओपनली कहता है कि एक्सटर्नल एक्टर्स जैसे कि अफगानिस्तान, जैसे कि भारत बीएलए को सपोर्ट दे रहे हैं, बीएलए को पैसे दे रहे हैं, बीएलए को वेपनाइज कर रहे हैं। तो बच्चों सीधी सी बात है, एक हमारा जो स्टेटमेंट है जनरेशन वाया जनरेशन पास डाउन होता है कि जो जैसा होता है उसको सब वैसे ही लगते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप खुद आतंकवाद को फैलाओगे तो आप खुद उससे कैसे बचोगे। दुनिया भर में बम धमाके फोड़ के आने के बाद अगर आपको लग रहा है कि आपका घर शांति से रहने वाला है, तो ऐसा नहीं है। जब हम एक सांप को पालते हैं तो वो पलट के हमें भी काटता है। तो पाकिस्तान के साथ सेम सिचुएशन हो रही है अभी। जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है पाकिस्तान के, उन्होंने नेबरिंग देश जैसे कि भारत, अफगानिस्तान को बहुत बार ब्लेम किया है, ये बोलते हुए कि हम बीएलए के टेररिस्ट को बैक कर रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ अब बहुत सारे अफगान नेशनल्स को भी यहाँ पर उन्होंने ऐसे क्लेम किया हुआ है कि ये तो भारत के सपोर्ट से हो रहा है, काबुल के सपोर्ट से हो रहा है। अब दिल्ली यानी कि भारत और काबुल यानी कि अफगानिस्तान, दोनों ने ही एलिगेशंस को डिनाई किया हुआ है कि भैया वी डू नॉट हैव अ रोल इन दिस पर्टिकुलर मैटर। और पाकिस्तान की लॉन्ग स्टैंडिंग पोजीशन है ना, जिसके कारण पाकिस्तान ये भुगत रहा है बेसिकली। आगे देखिए बच्चों, हम बलूचिस्तान के इतिहास को देखते हैं। तो मैं बलूचिस्तान का एक बहुत अच्छा सा आपको मैप दिखाती हूँ। एज यू कैन सी हियर बलूचिस्तान लोकेशन, ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, ये ईरान है। बलूचिस्तान का प्रपोज्ड मैप है जो बलूचिस्तान चाहता है। ये मैप अभी तक बलूचिस्तान को मिला नहीं है, ये मैप बलूचिस्तान क्लेम करता है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ ईरान, पार्ट्स ऑफ अफगानिस्तान एंड पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान। चलिए, सो इसी के साथ हम चलते हैं बच्चों, एग्जैक्टली कितना पार्ट्स
जो है बीएलए को चाहिए इन सभी जगहों का। तो एज़ यू कैन सी बलूचिस्तान जो है यहाँ पर पिंक लाइन से बना हुआ है। ईरान जो है बच्चों इसका इतना पार्ट बलूचिस्तान क्लेम करता है, अफ़गानिस्तान का इतना बॉर्डर एरिया बलूचिस्तान क्लेम करता है, और पाकिस्तान का ऑलमोस्ट हाफ पोर्शन ऑफ पाकिस्तान इज क्लेम्ड बाय बीएलए, लगभग 44% के अराउंड, ठीक है। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ पाकिस्तान इज क्लेम्ड बाय बीएलए एज देयर ओन एरिया, बलूचिस्तान के रूप में जो बीएलए है वो ऑलमोस्ट आधा पाकिस्तान क्लेम किए बैठा है। चलिए, तो अब आगे चलते हैं। बलूचिस्तान जो है बच्चों, अगर हम उसके टेरेन की बात करते हैं तो रगड टेरेन है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं और पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा एरिया में स्प्रेडेड है। ईरान और अफगानिस्तान में भी आपको बलूचिस्तान के ट्रेसेस मिल जाएंगे। पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रोविंस है एरिया वाइज, और इसी के साथ यहाँ पे सेपरेटिस्ट सेंटिमेंट्स आज से नहीं आए हैं, कोई नए नए सेंटिमेंट्स नहीं हैं, ये बहुत पुराने सेंटिमेंट्स हैं, सदियों पुराने। और 1948 का जैसे ही इंडिपेंडेंस डिक्लेरेशन हुआ था, सेपरेशन हुआ था, तब उसके बाद ही और इंटेंसिफाई हो गए। यानी कि बलूचिस्तान की डिमांड हमारी आज़ादी की डिमांड से नहीं है, उसके भी कई सालों पहले से बलूचिस्तान की डिमांड आ रही है। तो आप सोचिए, एक ऐसा संगठन जो कि कब से आज़ाद होना चाहता है बट वो आज़ाद हो नहीं पा रहा, और ऊपर से ऐसे देश का हिस्सा बन गया जो उसके लोगों को सही से ट्रीट भी नहीं कर रहा है। जोग्राफिकल मैप की अगर हम बात करते हैं तो बलूचिस्तान का जो प्रोविंस है बच्चों, पाकिस्तान में लगभग 44% एरिया कवर करता है। अगर हम बात करते हैं बॉर्डर की, तो ये ईरान से वेस्ट में बॉर्डर शेयर करता है, अफगानिस्तान से नॉर्थ में, खैबर पख्तूनख्वा पंजाब से ये नॉर्थ ईस्ट में बॉर्डर शेयर करता है, और सिंध से साउथ ईस्ट में, और अरेबियन सी से ये साउथ में बॉर्डर शेयर करता है। टू बी मोर प्रिसाइज आई विल जूम दिस मैप फॉर यू, ठीक है। सो एक्चुअली में ये मैप है पूरा पाकिस्तान का, लेकिन ये मैप दिखाता है पाकिस्तान के इंटरनल डिविजन्स और पाकिस्तान की किस प्रकार से हालत ख़राब हो रही है। ये देखिए, आपको ये पाकिस्तान दिख रहा है, ये एक्चुअली में यहाँ तक पाकिस्तान है, लेकिन पाकिस्तान के इंटरनल डिविजन्स इतने हो गए हैं कि ये पंजाब वाला डिवीजन है पाकिस्तान का, जो कि कहीं ना कहीं खालिस्तान की डिमांड रखा हुआ है। ये सिंध प्रोविंस है जहाँ के लोग अलग से सिंधुस्तान की डिमांड कर रहे हैं, और ये बलूच का प्रोविंस है जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रोविंस है, और ये बलूचिस्तान की डिमांड कर रहे हैं। मतलब पाकिस्तान का अब खुद में कुछ बचा नहीं रह गया है, ठीक है। पाकिस्तान जो है अभी बहुत ज़्यादा खुद ही की दिक्कतों से परेशान है बच्चों, और बोल सकते हैं कि पाकिस्तान को अपनी ही हरकतों का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। ओके, चलिए, तो अब हम आगे चलते हैं। The broader Baluch ethnic region includes Pakistan's Baluchistan, Iran's Sistan Baluchistan and southern Afghanistan Nimruz Helmand areas. तो पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान वाला रीजन है वो इसमें शामिल है बलूचिस्तान के मैप में, ईरान का सिस्तान बलूचिस्तान का रीजन शामिल है, और अफगानिस्तान का निमरूज हेलमांड एरिया शामिल है। तो सिस्तान बलूचिस्तान, बलूचिस्तान और निमराज एरिया, ठीक है, ये तीनों एरिया मिला के बलूचिस्तान का खुद का सेल्फ क्लेम्ड मैप बनाते हैं। चलिए, आगे अगर हम देखें बच्चों, तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कोस्ट भी शेयर होती है जिसे हम मकरन कोस्ट के नाम से जानते हैं। मकरन कोस्ट के नाम से जानते हैं। 960 किलोमीटर लंबी कोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, क्योंकि पाकिस्तान का ये जो भी काम होता है, जो भी ट्रेड होता है, जो भी सप्लाई होता है फॉरेन मैरीटाइम, वो सभी इस ग्वादर पोर्ट से होता है, और ये ग्वादर पोर्ट आ रहा है बलूचिस्तान के सेल्फ क्लेम्ड मैप में। ये जो हमारी कोस्ट है पाकिस्तान की, जो अरेबियन सी से लिंक हो रही है, ठीक है, जिसे मकरान कोस्ट कहते हैं, मकरान कोस्ट एक्चुअली यहाँ से यहाँ तक है, वो पूरी कोस्ट बलूचिस्तान ही क्लेम कर रही है, ठीक है। सो इसके चक्कर में पाकिस्तान को बहुत भारी नुकसान हो रहा है, क्योंकि ग्वादर पोर्ट की जो लोकेशन है वो बीएलए के मिलिटेंट्स भी जानते हैं कि ग्वादर पोर्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है पाकिस्तान के लिए। और इसी कारण जब चाइनीज़ इनाग्रेशन होने वाला था यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, आपको ये तो पता होगा ना, ग्वादर का एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन गया है, ठीक है, जो चाइना ने बनाया, फुल्ली फंडेड बाय चाइना, है ना। अबाउट समथिंग 4 मिलियन यूएस डॉलर्स जो हैं वहाँ पे लगे हुए थे, कंप्लीटली चाइना ने पे किया इसे। और इसी के साथ जब चाइना इसे इनॉग्रेट करने आना चाहता था, तो बीएलए के लोग वहाँ बॉम्बिंग कर देते थे, तो चाइना उसे इनॉग्रेट ही नहीं कर पा रहा था। ये बात है कुछ कुछ साल पहले, एक 1 to 2 years बैक, ठीक है। सो यहाँ पर बच्चों चाइना फाइनली फिर एक अच्छा समय देखकर इनॉग्रेट कर पाया ग्वादर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और ये पूरी की पूरी जो लोकेशन है इसकी, ये बलूचिस्तान के सेल्फ क्लेम्ड मैप के अंदर आती है।
चलिए आगे देखिए बलूचिस्तान की इंसर्जेंसी और बलूचिस्तान का राइज किस प्रकार से हुआ। तो 1948 से ही बलूचिस्तान जो है बच्चों रिपीटेड आर्म्ड रेबेलियन कर रहा था क्योंकि उसकी मांगे तब से सुनी नहीं जा रही थी। मेन रीजंस ये है कि उसको ग्रेटर ऑटोनॉमी चाहिए, उसको इंडिपेंडेंस चाहिए, उसको बहुत गुस्सा है कि उसकी नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया जा रहा है और उसके लोगों को ना अटेंशन दिया जा रहा है, ना उसके लोगों की बेसिक मांगे सुनी जा रही है, ना उन्हें एज बेसिक सिटीजन ट्रीट किया जा रहा है। 5 मेजर फेजेस हैं अपराइजिंग के, बीएलए के, जो हम देखेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 1948 एंड सेपरेशन। इसी के साथ बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस फोटो इज अटैच्ड ऑफ ऑल द बीएलए रिवॉल्यूशनरीज, जिन्हें खुद वो रिवॉल्यूशनरी मानते हैं और पाकिस्तान इन्हें आतंकवादी मानता है। ठीक है, अब आगे देखिए 1948 की इंसर्जेंसी की जब हम बात करते हैं तब की बात है जब सेपरेशन ही हुआ था इंडिया पाकिस्तान का। ये पहली इंसर्जेंसी थी। पार्टीशन जैसे ही हुआ तो जो खान ऑफ कलात हैं उन्होंने डिक्लेयर कर दिया बलूचिस्तान को इंडिपेंडेंट। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें नहीं पता, बलूचिस्तान आज़ाद है। पाकिस्तान ने कहा कि नहीं, कोई आज़ाद वाज़ाद नहीं है। फिर इन्होंने फोर्सफुली जो कलात रीजन है उसे एनेक्स कर लिया पाकिस्तान ने 1948 के मार्च में। ठीक है, तो जो कलात के प्रिंस थे, ठीक है, उनके भाई जो थे वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हुए कि भैया हमारा प्रोविंस जिसे हम आज़ाद करना चाहते हैं उसे पाकिस्तान ने कैप्चर कर लिया है। तो प्रिंस अब्दुल करीम ने एक छोटा सा गुरिल्ला रिवॉल्ट लॉन्च किया, लेकिन क्योंकि जो मेन बलूच का रीजन था वो पाकिस्तान ने एनेक्स कर लिया था, तो ये रिवॉल्ट वो अफगानिस्तान से लॉन्च किए। इसी के साथ इस रिवॉल्ट के दौरान कोई फॉरेन सपोर्ट ना होने के कारण ये रिवॉल्ट ज़्यादा एक्सपांड नहीं हो पाया और पाकिस्तान की जो गवर्नेंस और अथॉरिटी है वो इस रिवॉल्ट को क्लैश कर दी सक्सेसफुली। ठीक है, अब बच्चों हम जिन प्रिंस की बात कर रहे हैं जिन्होंने एक्सटर्नल रिवॉल्ट किया, जिनका नाम है अब्दुल करीम, वो प्रिंस ये हैं। अब्दुल करीम फ्रॉम अफगानिस्तान लॉन्च्ड अ गुरिल्ला रिवॉल्ट in order to grant or take independence from Pakistan and form a separate independent province called Baluchistan. अब आगे देखिए बच्चों, इवन दो वायलेंस वॉज लिमिटेड, इस गुरिल्ला रिवॉल्ट में वायलेंस इतना नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी एक लास्टिंग डिस्प्यूट रहा बलूचिस्तान के एक्सेशन को लेकर। और एक चीज़ पाकिस्तान को पता पड़ गई कि बलूचिस्तान विल नॉट कम ईजी, है ना। पाकिस्तान को लगा कि वो ये रिवॉल्ट क्रश कर पाया है, अब शायद बलूचिस्तान वापस नहीं उठेगा। अब बलूचिस्तान को उसने एनेक्स कर लिया है तो अब कोई दिक्कत नहीं है, बट पाकिस्तान यहाँ गलत था। प्रिंस अब्दुल करीम जो है बच्चों रॉयल फैमिली के ही मेंबर थे, उस कलात रॉयल फैमिली के मेंबर जिसे पाकिस्तान ने एनेक्स किया था। जो खान ऑफ कलात हैं उनके छोटे भाई थे अब्दुल करीम, कॉमन रिबल नहीं थे वो, बल्कि बलूचिस्तान के रॉयल फैमिली के प्रिंस थे। इसी के साथ उनके जो बड़े भाई हैं खान ऑफ कलात, वो चाहते थे कि जो कलात है वो आज़ाद रहे, लेकिन पाकिस्तान ने कलात को एनेक्स कर लिया मार्च 1948 में और उनकी ये इच्छा पूरी नहीं हुई। आप देखिए बच्चों, भारत में भी बहुत प्रोविंसेस थी। जब हम आज़ाद हुए तो हमें बहुत बटा हुआ भारत मिला था, लेकिन हमने भारत को इस प्रकार से एनेक्स नहीं किया कि किसी की इच्छाओं के विरुद्ध जाके उनको हमने पूरा कब्जा लिया। हमने बहुत अलग अलग एनेक्सेशन के तरीके अपनाए जिसमें सामने वाले प्रोविंसेस की भी रजामंदी थी। फॉर एग्जाम्पल जम्मू कश्मीर में हमने बिल्कुल प्रेशर नहीं एग्जर्ट किया, जबकि वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविंस था। उनकी जब तक खुद की रजामंदी नहीं हुई, जब तक उन्हें खुद नहीं लगा कि वो भारत चुनना चाहते हैं, तब तक हमने जम्मू कश्मीर में कोई फोर्सफुल एक्सपांशन या एनेक्सेशन करने की कोशिश नहीं की। तो हमारे जो बच्चों आयरन मैन हैं, जिनको क्रेडिट दिया जाता है पूरे भारत को यूनाइट करने का, उन्होंने एक ऐसा तरीका अपनाया जिससे हमारे भारत के अंदर यूनाइट होने के बाद इंटरनल क्लैशेस नहीं रहे, और इसीलिए आज हम उन्हें इतना ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं बच्चों। लेकिन वहीं पर पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजी थी, उन्हीं स्ट्रेटजीज के कारण पाकिस्तान आज इतना सफ़र कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने सभी को बराबर नहीं समझा। पाकिस्तान ने समझा कि क्रश करो और उन्हें अपने टेरिटरी में लाओ। ऐसे आप लोगों को यूनाइट नहीं कर सकते हैं। डिवीजन से कभी भी यूनिटी नहीं आती है। यहाँ पर बच्चों जब हम अब्दुल करीम जी की बात करते हैं तो वो अफगानिस्तान चले गए थे और वहाँ से उन्होंने एक छोटा गुरिल्ला मूवमेंट चलाया। उनका उद्देश्य था कि एनेक्सेशन जो हुआ है कलात का उसे रिवर्स कर दें, कलात को इंडिपेंडेंट कर दें और वहाँ से बलूच प्रोविंस के इंडिपेंडेंस की मांग उठाएं। लेकिन उनका रिवॉल्ट फेल हो गया क्योंकि कोई भी फॉरेन सपोर्ट नहीं था, बहुत कम फाइटर्स थे, बहुत कम हथियार थे और पाकिस्तान ने मिलिट्री प्रेशर लगा के इसको पूरा क्रश कर दिया। रिवॉल्ट छोटा था लेकिन फिर भी बच्चों इससे ये पता पड़ गया कि भैया बलूचिस्तान के लोग चाहते हैं आज़ाद बलूचिस्तान, और इसी के साथ फ्यूचर इंसर्जेंसीज भी होने का यहाँ पर एक मिल गया था हिंट कि भैया अब आपने भले ही क्रश कर दिया हो लेकिन फ्यूचर में भी इंसर्जेंसीज ऐसी बहुत होंगी।
आगे देखिए बच्चों, ये भी इससे सिद्ध हो गया कि बलूचिस्तान का जो एनेक्सेशन पाकिस्तान ने किया है वो बलूचिस्तान की रजामंदी से नहीं हुआ है। इसके बाद हम दूसरी अपराइजिंग पे चलते हैं। सेकंड अपराइजिंग हुई थी 1958-59 में। सेकंड अपराइजिंग तब हुई जब मिलिट्री रूलर जो थे पाकिस्तान के, अयूब खान, इन्होंने बलूचिस्तान को ऑटोनॉमी देने से मना कर दिया और इसी के साथ बलूचिस्तान को एक वन यूनिट में मर्ज कर दिया। बलूचिस्तान को एक बड़ा प्रोविंस तो बनाया, लेकिन उस प्रोविंस में आसपास के ऐसे एरियाज मिला दिए जो बलूचिस्तान के नहीं थे हिस्टोरिकली। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एरियाज मिक्स करके एक वन यूनिट बना दिया ताकि इस पूरी वन यूनिट को ये इकट्ठा कंट्रोल कर सकें। ऐसे में बलूचिस्तान को लगा कि उनकी जो इंडिपेंडेंस है वो और उनसे छीनी जा रही है, उनकी जो यूनिकनेस है, जो उनका कल्चर है, उनकी एथनिसिटी है, उसको दबाया जा रहा है। ये हैं बच्चों वो जनरल जिसके कारण ये सब चीज़ें हुई, इनका नाम है अयूब खान। ठीक है, अयूब खान ने बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ करके बलूचिस्तान की जो अपराइजिंग है इसको क्रश करने की कोशिश की, जो क्रश हो भी गई थी। अयूब खान की बात करें तो ये पाकिस्तानी आर्मी जनरल थे, पाकिस्तान के पहले मिलिट्री रूलर इन्हें माना जाता है और ये 1958 से 69 में पावर में थे। अक्टूबर 1958 में अयूब खान ने मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया और साथ ही साथ सिविलियन गवर्नमेंट ओवरथ्रो कर दी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति भी बन गए थे। इनकी गवर्निंग स्टाइल बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज थी बच्चों, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिलिट्री कंट्रोल था इनके पास और ये बिल्कुल भी रीजनल ऑटोनॉमी को सहन नहीं कर पाते थे। अगर पाकिस्तान में कोई भी ऑटोनॉमस डिमांड रखता था तो उसे क्रश कर देते थे, उसका रिवॉल्यूशन, उसकी डिमांड्स, उसको जेल में डाल देंगे। ही कुड इवन गो टू एक्सटेंट्स ऑफ किलिंग देम। ठीक है, वन यूनिट है क्या जिसके कारण बलूचिस्तान इतना परेशान हो गया था? तो वन यूनिट स्कीम के अंतर्गत जितने भी प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट हैं उन सभी को यहाँ पे यूनाइट कर दिया था ताकि उन पर एक साथ कंट्रोल हो सके। अब इसके अंदर वेस्ट पाकिस्तान के भी प्रोविंसेस आ गए, उन्हें भी मर्ज कर दिया था एक ही सिंगल प्रोविंस के अंतर्गत। तो बलूचिस्तान को लगा कि यार आप हमें ऑटोनॉमी तो नहीं दे रहे हो, उल्टा हमारा जो खुद का एसेंस है उसे भी छीन ले रहे हो, हमारा कल्चर, हमारी एथनिसिटी, हमारा बैकग्राउंड सब हमसे आप छीन ले रहे हो। और ये इसीलिए किया गया था ताकि जो ईस्ट पाकिस्तान है, बांग्लादेश जो आज के दिन में हम कहते हैं, उसके साथ पैरिटी पे आ सके। अब बच्चों ये सब चीज़ें 1955 में इंट्रोड्यूस हुई थी अयूब खान के पहले, लेकिन अयूब खान ने ही सबसे ज़्यादा इस पर एम्फोसिस करके इसको रेगुलेट किया। यानी कि जो वन यूनिट पॉलिसी है ना, जिसके अंतर्गत बलूचिस्तान को बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंस और एक इंडिविजुअलिटी के इश्यूज़ होने लगे, उनके रिकग्निशन के इश्यूज़ होने लगे। ये जो स्कीम है ये अयूब खान के अंतर्गत नहीं आई थी, लेकिन अयूब खान ने इसके ऊपर सबसे ज़्यादा काम करके जितने भी प्रोविंसेस हैं उनकी ऑटोनॉमस डिमांड तो छीन ही ली, साथ ही साथ उनका सेल्फ जो एक इंडिविजुअल रिकग्निशन रहता है वो भी उनसे छीनने की कोशिश की। उनके रूल के अंतर्गत बलूचिस्तान के अपना प्रोविंशियल स्टेटस भी चला गया बच्चों, लोकल गवर्नमेंट यहाँ पर डिसॉल्व कर दी गई और पावर लाहौर से रावलपिंडी में शिफ्ट हो गया। तो अयूब खान के अंतर्गत ही बलूचिस्तान को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, बलूचिस्तान की आइडेंटिटी सबसे ज़्यादा अयूब खान के अंडर ही लॉस हुई है। इसी के साथ हम बलूच लीडर्स की बात करते हैं। तो बलूच लीडर्स क्यों अपोज कर रहे थे? क्योंकि उन्हें मालूम था ऐसा करने से उनकी आइडेंटिटी ख़त्म हो जाएगी, उनका जो बचा कुचा कंट्रोल है वो उनसे चला जाएगा, उनकी ज़मीन, उनके रिसोर्सेज उनसे चले जाएंगे और साथ ही साथ पंजाबी डोमिनेटेड सेंटर के द्वारा डिसीजन लिया गया है तो उनको उससे भी दिक्कत थी। इस डिसीजन मेकिंग में बलूचिस्तान के किसी भी मेंबर से, किसी भी व्यक्ति से यहाँ पे बिल्कुल भी सलाह मशवरा नहीं लिया गया था। तो जितने भी ट्राइबल लीडर्स थे इस प्रोविंस के अंतर्गत उन सभी ने बहुत जम के रिवॉल्ट किया। आर्मी ने इस अपराइजिंग को बहुत जल्दी क्रश कर दिया क्योंकि आर्मी के पास बहुत ज़्यादा एडवांस वेपनरीज हैं, उनके पास बहुत सारी फंडिंग है, उनके पास हर एक चीज़ अवेलेबल है कि वो ऐसे रिवॉल्ट्स को क्रश कर सके। लेकिन ये अपराइजिंग करना बलूचिस्तान की प्रोविंस के लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि ना उनके पास इतना पैसा है, ना उनके पास इतना वेपन्स थे, ना उनके पास इतने कॉन्ट्रैक्ट्स थे, ना कोई फॉरेन सपोर्ट था। मेजर लीडर जो है बच्चों यहाँ पर जो बलूचिस्तान के लिए लड़ रहे थे उन्हें पकड़ के जेल कर दिया गया। थर्ड अपराइजिंग की अगर हम बात करते हैं तो ये 1963 में देखी गई थी बच्चों, 63 टू 69 ये पूरा रिवॉल्ट चला जिसको लीड किया शेर मोहम्मद मर्री ने। ठीक है, उनका जो ग्रुप है बच्चों, इन्होंने बहुत सारे कैंप्स कंट्रोल किए जो कि 45,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैले हुए थे। ये लगातार बहुत सारे सालों तक लड़ते रहे। 1969 में फिर एक जनरल याहा खान आए जिन्होंने वन यूनिट अबॉलिश कर दी। जो वन यूनिट स्कीम है जो अयूब खान के अंतर्गत आई उसे अबॉलिश कर दिया गया और जितने भी प्रोविंसेस हैं उन्हें फिर रिस्टोर कर दिया गया। तब जाके ये जो थर्ड अपराइजिंग है ये फिर शांत हुई। ठीक है, सो शेर मोहम्मद मर्री के अंतर्गत ये थर्ड अपराइजिंग हुई थी बच्चों, जिसके अंदर इन्होंने बहुत ज़्यादा तहलका मचाया था और इस तहलके को देखने के बाद फिर वहाँ के जो जनरल याहा खान थे उन्होंने वन यूनिट को वापस लिया कि भैया वन यूनिट स्कीम जो है इसको हम हटा रहे हैं। सारी प्रोविंसेस की डिमांड जो है वन यूनिट को हटाने की वो मीट हुई। आगे देखिए बच्चों,
कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हुआ टेम्पररीली, पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, लेकिन यहाँ पे फोर्स नहीं इतना ज़्यादा यूज़ हुआ था। शेर मोहम्मद मुर्री की अगर हम बात करते हैं तो ये बलोच ट्राइबल लीडर हैं जो कि गुरिल्ला वॉरफेयर में बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हैं, कमांडर कह के इन्हें जाना जाता था और इसी के कारण 63-69 रिवॉल्ट में इनका बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट था। ये मर्री ट्राइब से बिलोंग करते थे बच्चों। इन्होंने आर्म्ड रेबेलियन लीड किया, 1960s के मेजर आर्म्ड रेबेलियंस इन्हीं के अंडर आए थे और इनका फाइट था सेंट्रलाइज कंट्रोल के अंतर्गत। ये चाहते थे कि पाकिस्तान का कंट्रोल सेंट्रलाइज नहीं डिसेंट्रलाइज रहे, जितनी भी प्रोविंसेस हैं उन्हें उनका रिकॉग्निशन मिले, उनको उनका आइडेंटिफिकेशन मिले, उनकी आइडेंटिटी को स्वीकारा जाए और उसके बाद उनके हाथ में भी कुछ पावर्स दी जाए, डिसेंट्रलाइज रहे ना कि सेंट्रलाइज्ड। इसी के साथ उनका जो बैकग्राउंड था बच्चों, हमने देखा कि मर्री ट्राइब से वो बिलोंग करते थे, बहुत पावरफुल ट्राइबल फैमिली थी उनकी और वो वन यूनिट स्कीम और सिस्टम को अपोज करते थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ही बलूच पीपल्स लिबरेशन फ्रंट का फाउंडेशन रखा, BPLF का फाउंडेशन यहीं से हुआ था। लेट 1960s में मर्री जी के अंडर बलूच पीपल्स लिबरेशन फ्रंट का यहाँ पर फाउंडेशन हुआ। इसी के साथ उन्होंने ही लार्ज मास स्केल गुरिल्ला कैंप्स का सेटअप किया था और हिट एंड रन अटैक्स का भी फाउंडेशन और कंडक्शन इन्होंने ही किया था पाकिस्तानी फोर्सेस के ऊपर। रिवॉल्ट ख़त्म क्यों हुआ, क्योंकि जो जनरल याहा खान थे उन्होंने अपना जब पावर संभाला तो वन यूनिट एबॉलिश कर दिया, ये देखते हुए कि इस वन यूनिट के कारण कितनी सारी प्रोविंसेस आपस में ही लड़ रही हैं और पाकिस्तान में दिक्कतें क्रिएट कर रही हैं, और एमनेस्टी ऑफर कर दी सारे रिबेल्स को। और शेर मोहम्मद मर्री जो है इन्होंने एमनेस्टी एक्सेप्ट कर ली और अपना रिवॉल्ट रोक दिया। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मर्री जी के अंडर पहली बार ऐसा हुआ कि इनकी मांगें सुनी गई, वरना इसके पहले जो 2 अपराइजिंग थे उसे क्रश कर दिया गया और इनकी मांगें भी नहीं सुनी गई थी उन 2 अपराइजिंग के अंतर्गत, लेकिन पहली बार बलूचिस्तान के लोगों की कुछ डिमांड्स यहाँ पर सुनी गई। आगे देखिए बच्चों, सबसे बड़ी इंसर्जेंसी जो 4th अपराइजिंग के रूप में देखी गई है BLA के लोगों की, वो थी 1973 से 77 के बीच में। ये कब हुआ, जब अताउल्लाह मेंगल की जो सरकार थी, जो कि BLA वाले लोकेशन में, बलूचिस्तान के लोकेशन में पूरी जमी हुई थी, उस सरकार का डिसमिसल कर दिया। तो बच्चों आप देख सकते हैं ये अताउल्लाह मेंगल हैं, इनकी सरकार जो 1973-77 में डिसमिसल हुआ, उसके बीच में बलूचिस्तान का सबसे बड़ा अपराइजिंग देखने को मिला। अताउल्लाह मेंगल जो हैं एक बहुत बड़े बलूच पॉलिटिकल लीडर थे बच्चों, और इसी के साथ पहले इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर थे बलूचिस्तान के। देखिए बलूचिस्तान के पहले चुने हुए, जो बलूच के लोगों ने चुना था, पहले इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर थे बलूचिस्तान के। कौन बच्चों, अताउल्लाह मेंगल। ये एक बलूच नेशनलिस्ट लीडर थे, इनको प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हेड के रूप में चुना गया था और साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन्हें हटा दिया। जैसे ही हटाया तो बहुत बड़ी इंसर्जेंसी ट्रिगर हो गई। इनके बैकग्राउंड की बात करें तो ये मेंगल ट्राइब को बिलोंग करते हैं, बलूचिस्तान से ही बहुत सारे लीडर्स आए बलूचिस्तान में, लेकिन ये उनकी तरह नहीं थे, ये पॉलिटिकल ज़्यादा थे और मिलिट्री कंट्रोल में इनका कम जो है इन्वॉल्वमेंट रहता था। इसी के साथ ही कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, इंडिविजुअलिटी, रिकॉग्निशन में बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे, डेमोक्रेसी में बहुत बिलीव करते थे और डिसेंट्रलाइजेशन में भी ये बहुत बिलीव करते थे। ये मानते थे कि प्रोविंसेस को उनकी ऑटोनॉमी और रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, उनकी आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। इनका रोल पॉलिटिक्स में था, ये नेशनल आवामी पार्टी को बिलोंग करते थे, NAP, और इसी के साथ इलेक्शन के बाद जो है NAP ने गवर्नमेंट फॉर्म कर ली बलूचिस्तान में, और हमारा जो NWFP है, ठीक है, जो हमारा खैबर पख्तूनख्वा जो पंजाब प्रोविंस है वहाँ पर, तो मेजर एरियाज़ में जो है आप देखिए NAP की ही पार्टी फॉर्म हो गई थी, है ना, और इसके कारण इन लोगों को बहुत ज़्यादा पावर मिल गई थी। तो जब पावर आती है किसी एक पर्टिकुलर लीडर के पास, तो बचा हुआ जो सेंट्रलाइज्ड वर्जन है पाकिस्तान का, वो हजम नहीं कर पाता कि उनके अलावा किसी और के पास डिसेंट्रलाइज तरीके से पावर जा रही है। तो यहाँ पे 1972 में अताउल्लाह मेंगल जो है चीफ मिनिस्टर बने बलूचिस्तान के। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन 73 में ही जो प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो हैं, उन्होंने मेंगल जी की इलेक्टेड गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया, ठीक है। इसी के साथ जो NAP के लीडर्स हैं उन्हें अरेस्ट भी कर लिया बच्चों, और उन्हें एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ के लिए अक्यूज़ कर दिया, उन पर आरोप लगा दिए कि आप एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। जैसे ही ये चीज़ें हुई वैसे ही बहुत लार्ज स्केल इंसर्जेंसी देखी गई और बहुत ज़्यादा रिएक्शन आया बलूचिस्तान के लोगों की तरफ से। हुआ ये कि उन्हें अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया, लेकिन बाद में जब जनरल ज़िया उल हक की एमनेस्टी आई तब इन्हें 77 में रिलीज़ कर दिया गया। मतलब आप देखिए कि लगभग 4 से 5 वर्षों के लिए उन्हें जेल में ही रखा गया था। जेल में रहकर भी ये बलूच की पॉलिटिक्स में एक्टिव रहे, लेकिन इन्होंने वायलेंस करने से मना कर दिया क्योंकि ये ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, इक्वालिटी में विश्वास करते थे। अताउल्लाह मेंगल ज़रूरी क्यों है? क्योंकि अताउल्लाह मेंगल बलूच नेशनलिज्म का सिंबल हैं। बलूच
पॉलिटिकल एक्टिविज्म का सिंबल हैं। और इसी के साथ इन्होंने यहाँ पे पॉलिटिकल सॉल्यूशंस देने की बात करी, ना कि वायलेंस को और ज़्यादा ग्रेवेट करने की कोशिश की। इनके रिमूवल से बहुत ज़्यादा बलूचिस्तान के लोग ट्रिगर हो गए थे और उन्होंने लार्ज स्केल इंसर्जेंसी यहाँ की है। इसी के साथ जब ये सब हो रहा था, जब डिसमिसल चल रहा था मैंगल जी की सरकार का, तब नवाब अकबर बुगटी, ये जो आप देख रहे हैं, नवाब अकबर बुगटी जी के रेसिडेंस पर बहुत सारे हथियार मिल गए, जिससे उनका ये शक और ज़्यादा मजबूत हो गया कि भैया ये अकबर बुगटी के साथ मिलकर शायद वायलेंस कर रहे हैं। तो हुआ ऐसा बच्चों कि खैर बख्श मर्री जो हैं 55,000 फाइटर को लीड कर रहे थे। पाकिस्तान ने यहाँ पर 80,000 ट्रूप और भेजे, तो ये 55,000 फाइटर और 80,000 ट्रूप्स, और इसके साथ पाकिस्तान की मदद यहाँ ईरान ने भी कर दी हेलीकॉप्टर्स भिजवा के। और इन सभी का मुकाबला सिर्फ बलूचिस्तान के जो हमारे एक्टिविस्ट हैं वो कर रहे थे। तो आप सोचिए इतनी सारी पावर खड़ी हो गई बलूचिस्तान के प्रोविंस के अगेंस्ट, जिसके चक्कर में 16,000 बलूची लोग मारे गए। ठीक है बच्चों, ये सब कुछ, ये इतना लार्ज स्केल वायलेंस, इतना लार्ज स्केल अट्रॉसिटी जो पाकिस्तान, ईरान और इन सब ने मिलकर बलूच के लोगों पर किया, ये 1977 में ख़त्म हुआ जब ज़िया उल हक ने एमनेस्टी अनाउंस की और जब मैंगल जी जो है इनको जेल से रिहा भी किया गया। इसी के साथ भुट्टो की सरकार जो है उसे ओवरथ्रो कर दिया गया था बच्चों, क्योंकि भुट्टो की सरकार के कुछ डिसीजंस ऐसे थे जिससे पाकिस्तान के ही आम लोगों की मृत्यु हो रही थी। ये सब पढ़ने के बाद आपको क्या लग रहा है कि बलूच के लोग क्या चाहते हैं? बलूच के लोग आज़ादी चाहते हैं या आइडेंटिफिकेशन चाहते हैं? ये पूरी लड़ाई आज़ादी की नहीं, आइडेंटिफिकेशन की है। जिस दिन इतनी सी बात पाकिस्तान समझ जाता तो पाकिस्तान की जो इंटरनल डिविजन्स आज हम देख रहे हैं वो नहीं होते। बट पाकिस्तान में अगर इतनी ही समझ होती तो शायद आज दुनिया थोड़ा पीसफुल होता बच्चों। ठीक है, आगे देखिए, ये जो फेज़ है बच्चों, इसके कारण क्या हुआ, बलूच के नेशनलिज्म को परमानेंटली मिलिटराइजेशन मिल गया। इसके पहले बलूच के नेशनल्स मिलिटराइज नहीं थे, वो सिर्फ गुरिल्ला वॉरफेयर करते थे। ठीक है, इसके पहले वो मिलिटराइज नहीं थे, ना वो ऐसा लार्ज स्केल वायलेंस करते थे, वो बस अपने डिमांड करते थे और उसको पूरा करने की कोशिश करते थे गुरिल्ला वॉरफेयर से। लेकिन इसके बाद वो और ज़्यादा खतरनाक हो गए। बलूच के जो नेशनलिस्ट थे, जो चाहते थे बलूच लिबरेशन आर्मी के थ्रू एक नया बलूचिस्तान बनाना, वो अब बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गए फोर्थ अपराइजिंग के बाद, और इन्होंने अब हथियार उठा लिए। इसके पहले ये इतना एक्टिव नहीं थे हथियारों के थ्रू। 2004 से प्रेजेंट, यानी कि जो लास्ट हमारा बीएलए का फेज़ है, जो हम अपराइजिंग देख रहे हैं एट प्रेजेंट तक जो चल रहा है, अभी ये अपराइजिंग हो गया है बहुत डेडली। आप देखिए, इसमें बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का जन्म हुआ साल 2000 में, बीएलए का फॉर्मेशन हुआ जो बलूच स्टूडेंट मूवमेंट से लिंक्ड है। ठीक है, 2000 में जो बलूच के लिबरेशन और आज़ादी की डिमांड करने वाले स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने बलूचिस्तान की लिबरेशन आर्मी बनाई और इससे इन्होंने मेजर अटैक्स करना शुरू किए। सबसे पहला अटैक था 2004 का गैस पाइपलाइन बॉम्बिंग। इसी के साथ 2005 से 2010 में बहुत ज़्यादा वायलेंस जो है वो बढ़ा, एस्केलेट हुआ, जब सुसाइड बॉम्बिंग का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया बीएलए के द्वारा। इसी के साथ घरों पे अटैक करना शुरू कर दिया पंजाबी सेटलर्स के। 30 से अधिक मेजर अटैक्स जो है बीएलए के द्वारा हुए और बीएलए को पाकिस्तान ने बैन कर दिया और इवन इंटरनेशनली बहुत सारे लोग बीएलए को आतंकवादियों के रूप में रिकॉग्नाइज करने लगे। पाकिस्तान खुद बीएलए के लोगों को आतंकवादी मानता है। 2011 से अगर हम 2018 की बात करते तो इस समय सीपैक को पास करना चाहता था पाकिस्तान, दैट इज़ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसके अगेंस्ट में इंडिया ने भी बहुत लड़ाई की थी, क्योंकि पीओके से होते हुए गुजरता है और इसके कारण हमारी ऑटोनॉमी को बहुत खतरा था। तो यहाँ पे सीपैक को अपोज बलूचिस्तान ने भी किया, क्योंकि बलूचिस्तान को पता था कि अगर एक बार सीपैक बन गया तो बलूचिस्तान को और ज़्यादा प्रेशराइज करने लग जाएंगे और इस प्रेशराइजिंग में पाकिस्तान के अलावा इंटरनेशनल पावर्स भी पाकिस्तान का सपोर्ट करने लग जाएगी, जिससे चाइना, क्योंकि बलूचिस्तान जो प्रोविंस डिमांड कर रहा है वो ही मेन एरिया है ग्वादर पोर्ट और इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। चाइनीज़ इंटरेस्ट पे ये लोग अटैक करने लग गए। इसी के कारण ये ग्वादर पर जो है बॉम्बिंग करने लग गए, चाइनीज़ कॉन्सुलेट पे बॉम्बिंग करने लग गए 2018 में जो हुई थी। इस सभी के चक्कर में 1000 डेथ्स भी हो गई बच्चों। 2019 से 2024 की अगर हम बात करते हैं तो इस बीच भी बहुत सारे अटैक्स हुए थे जो बलूचिस्तान के बाहर इन्होंने एक्सपांड कर दिए। कराची यूनिवर्सिटी में बॉम्बिंग की थी जिसमें 3 चाइनीज़ नेशनल्स की मृत्यु हो गई। रेलवे मिलिट्री कॉन्वॉयज़ को भी टारगेट किया था बॉम्बिंग में। 154 अटैक्स 2024 में ही कर दिए थे बीएलए ने। और इसी के साथ 2025 में हाई इम्पैक्ट ऑपरेशंस देखे गए बच्चों, जैसे कि जाफर एक्सप्रेस हाईजैकिंग जो मार्च में हुई थी 2025 के, जिसमें 400 से अधिक हॉस्टेजेस देखे गए थे। ऑपरेशन बाम जो जुलाई में चला था, जिसके अंतर्गत टेलीकॉम और
मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को अटैक किया था बीएलए ने, बैंकों को लूटा बच्चों, बहुत ज़्यादा डेडली एम्बुशेस किए खुजदार और कलात रीजन में। 2026 की अगर हम बात करते हैं तो अभी ऑपरेशन हेयर ऑफ किया है बीएलए ने, जिसके अंतर्गत अपने लोगों को छुड़ाने के लिए बीएलए ने पाकिस्तान के सोल्जर्स को पकड़ लिया और वो चाहते हैं अब स्वैपिंग और एक्सचेंज। लेकिन पाकिस्तान ने जो है अपने ही सिपाहियों को मानने से पहचानने से मना कर दिया है। अब यहाँ पे इम्पैक्ट अगर हम देखें तो 2000 के बाद जब से बीएलए बनी, दैट इज़ फिफ्थ इंसर्जेंसी, तो जब से इनका जो अपराइजिंग हुआ है फिफ्थ अपराइजिंग, तब से आप देखिए कि बीएलए मॉडर्नाइज हो गया है, इसने वेपनाइज कर लिया है खुद को, थोड़ा अर्बन और कोऑर्डिनेटेड हो गया है और अब ये बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गया है। फिफ्थ अपराइजिंग के पहले, फिफ्थ वेव के पहले बीएलए वॉज नॉट एट ऑल इतना ज़्यादा लार्ज स्केल पे वायलेंस करने वाला ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन अब 4 लगातार अपराइजिंग में जब बीएलए की डिमांड्स नहीं सुनी, जब बीएलए डेमोक्रेटिकली कुछ करना चाहता तब नहीं सुना, बहुत प्रेशराइज किया, अपने ही देश ने इनकी बेसिक आइडेंटिटी की डिमांड नहीं पूरी करी, तब बीएलए इतना ज़्यादा वायलेंट हो गया कि ये इतनी ज़्यादा लोगों को दहशत दिला देने वाली एक्टिविटीज़ में घुस गया है अब। ठीक है, आगे देखिए बलूचिस्तान की इंसर्जेंसी की अगर हम बात करते हैं तो ये एक रिबेलियन नहीं है। इतनी सारी इंसर्जेंसी और अपराइजिंग में आपने देखा होगा कि ये एक साइकिल है। रिवोल्ट करते हैं बीएलए वाले, इनके रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया जाता है, फिर वो सप्रेस से बेचारे पूरा का पूरा काउंटर करते हैं सप्रेशन, उनके सप्रेशन के चक्कर में उनके बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है, उनके बहुत सारे ऐसे लोग भी चले जाते हैं जो ऑलरेडी पीड़ित हैं। ठीक है, इसके बाद जब वो पूरा का पूरा काउंटर सप्रेशन होता है तो सप्रेशन से जूझते हैं, उससे फिर वापस लड़ते हैं, खड़े होते हैं और फिर रिवॉल्ट की तैयारी करते हैं। तो 5 बार जो है ये फिफ्थ टाइम, 5 बार यही साइकिल चली है कि पहले उन पर जो भी अत्याचार हुए उसके अगेंस्ट उन्होंने कुछ डिमांड रखी, उनकी डिमांड नहीं मीट हुई, उल्टा उनको और क्रश कर दिया गया, तो फिर उन्होंने रिवॉल्ट किया, रिवॉल्ट फिर क्रश कर दिया गया, तो वो जो नुकसान है उस नुकसान को इन्होंने भुगता, उस नुकसान से ऊपर उठे, फिर वापस से इन्होंने अपनी साइकिल कंटिन्यू की, रिवाइवल की, देन अगेन द सेम थिंग हैपन टुवर्ड्स रिवॉल्ट। अब बच्चों अनरिजॉल्व पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस हैं बहुत ज़्यादा बलूचिस्तान के लोगों की, और अभी का जो करंट फेज़ है वो बहुत वायलेंट हो गया है। बीएलए हैज़ बिकम एक्सटेंसिवली वायलेंट। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि बीएलए का अभी करंट प्रोमिनेंट फिगर कौन है, तो करंट प्रोमिनेंट फिगर इज़ मीर यार बलोच, और इसी के साथ बलोच सेपरेटिस्ट मूवमेंट को भी ये लीड कर रहे हैं और यही सबसे ज़्यादा डिप्लोमेटिक आउटरीच में लगे हुए हैं। अगर हम बात करते हैं बलूचिस्तान के रीजन में, तो इन्होंने बलूचिस्तान को आज़ाद डिक्लेयर कर दिया है पिछले साल मई में ही। ठीक है, तो मीर यार बलोच ने पाकिस्तान से बलूचिस्तान प्रोविंस को पिछले साल ही मई में डिक्लेयर कर दिया है कि हम तो आज़ाद हैं, हम पाकिस्तान में खुद को नहीं मानते हैं, और यूनाइटेड नेशन से भी कहा कि भैया ह्यूमन राइट अब्यूजेस हो रहे हैं यहाँ पे, हम कब से हमारी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, हमें सालों हो गए हैं, सेंचुरीज हैव पास्ड, इवन बिफोर सेपरेशन वी वर फाइटिंग फॉर आवर ओन प्रोविंस एंड ऑटोनॉमी, हमें नहीं मिला, ह्यूमन राइट अब्यूजेस हो रहे हैं, पाकिस्तान के जितनी भी गवर्नेंस है, अथॉरिटीज़ हैं, मिलिट्री है, ये हमें एक्सप्लॉइट करी इतने सालों से रिसोर्सेज के लिए, तो हमें यहाँ पर ऑटोनॉमी चाहिए, हमें यहाँ रिकॉग्निशन चाहिए। बट यहाँ पर यूनाइटेड नेशन का ऐसे कुछ रिस्पांस नहीं था। मीर यार बलोच ने भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर को भी खत लिखा था 2026 में, और इसी के साथ उन्हें यहाँ पर वार्निंग दी थी पोटेंशियल चाइनीज मिलिट्री डिप्लॉयमेंट की बलूचिस्तान रीजन में। ये हमारी इंडिया टीवी की न्यूज़ है बच्चों। ठीक है, सो यहाँ पे आप देखिए कि एस जयशंकर को भी मीर बलोच ने लेटर लिख के बताया था कि बलूचिस्तान के रीजन में पाकिस्तान चाइनीज़ मिलिटेंसी जो है वो ला रहा है, और चाइनीज़ जितने भी मिलिट्री पर्सनल्स हैं यहाँ पर डिप्लॉय हो रहे हैं, जो कि हमें ये हाईलाइट करता है कि बलूचिस्तान कहीं ना कहीं इंडिया की हेल्प चाहता है और उसके बदले में पाकिस्तान को अपोज करने को रेडी है। इन कॉन्टेक्स्ट की अगर इंडिया बलूचिस्तान की हेल्प कर दे तो शायद बलूचिस्तान भी इंडिया को पाकिस्तान के आतंकवाद और पाकिस्तान के जो जितने भी इसके अटैक्स होते हैं जिससे ये इंडिया को बर्बाद करना चाहता है, उस अटैक्स को काउंटर करने में बलूचिस्तान शायद हेल्प एक्सटेंड करने में इच्छुक है। ठीक है, इस लेटर से हमें पता पड़ता है। यहाँ पर जो मीर यार बलोच है, इन्होंने 2026 बलूचिस्तान ग्लोबल डिप्लोमेटिक वीक भी अनाउंस किया था, जिसके अंतर्गत ये वर्ल्ड नेशन से डायरेक्टली मुलाकात करना चाहते हैं और डिप्लोमेटिक वीक में अलग अलग देशों से खुद को इंडिविजुअली रिकॉग्नाइज करवाना चाहते हैं। अर्ली 2026 की बात करें तो चीफ मिनिस्टर अगर बलूचिस्तान के रीजन में कौन है ये देखा जाए तो जो चीफ मिनिस्टर हैं वो बच्चों आप देखिए मीर सरफराज अहमद बुख्ती हैं, जो 2024 से यहाँ पे चीफ मिनिस्टर के रूप में अटैच किए गए हैं पाकिस्तान के द्वारा। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं बच्चों इन सभी से पाकिस्तान को
क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो अगर हम बात करते हैं कि इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान, तो पाकिस्तान अभी बहुत परेशान है। सबसे पहला तो हमने बलूचिस्तान की ही प्रॉब्लम देख ली, बीएलए यहाँ पे आज़ादी मांग रहा है। दूसरा हम देख रहे हैं कि खालिस्तान का मुद्दा जो पाकिस्तान में है, ठीक है, जो इसकी पंजाब प्रोविंस है, वो अभी पाकिस्तान को परेशान कर रही है। तीसरा अगर हम देखें तो पाकिस्तान जो है एक और चीज़ से जूझ रहा है, दैट इज़ तालिबान। अफ़गानिस्तान, ठीक है, अफ़गानिस्तान के इश्यूज़ से, अफ़गानिस्तान की बॉर्डर क्लैशेज़ से पाकिस्तान अभी बहुत परेशान है। चौथा अगर हम देखें तो तालिबान के ही लाइन्स पर चलने वाली एक तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान के अंदर अपना ऐसा कंट्रोल जमाना चाहती है जैसे तालिबान ने अफ़गानिस्तान में जमाया है, ठीक है। अब पाकिस्तान को जब तालिबान आया था अफ़गानिस्तान में, तो पाकिस्तान बहुत खुश था कि चलो वाह! अब अफ़गानिस्तान जो है डेमोक्रेटिक नहीं है तो भारत का सहयोगी नहीं रहेगा, हमारा सहयोगी रहेगा और शायद तालिबान हमारा एहसान मांगे, क्योंकि तालिबान को अफ़गानिस्तान में पावर में आने के लिए हमने तालिबान की मदद की है ना? तो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट था। लेकिन जैसे ही तालिबान ने अफ़गानिस्तान में अपने पैर जमाए यूएसए की आर्मी के विथड्रॉल के बाद, तालिबान हो गया ग्रीडी। तालिबान ने कहा अगर हम अफ़गानिस्तान में इतना ज़्यादा कंट्रोल ला सकते हैं तो पाकिस्तान में भी तो ला सकते हैं। तो तालिबान उल्टा ही पड़ गया पाकिस्तान पे। पाकिस्तान के अंदर एक टीटीपी, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान है, जो पूरी पाकिस्तान में अपनी रिजीम जमाना चाहता है। सो यही होता है, अगर आप अपने आंगन में सांप पालेंगे ये सोच के कि आपके पड़ोसियों को काटें, तो वो आपको भी ज़रूर काटेंगे, ठीक है? आगे देखिए, जब हम 5th नंबर पे बात करते हैं, तो ईरान और पाकिस्तान के भी बॉर्डर क्लैशेस होते ही रहते हैं। ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर क्लैशेस होते रहते हैं और ये जो बॉर्डर क्लैशेस हैं, ये इस प्रकार होते हैं कि जो बलूच प्रोविंस है, जो ईरान से बॉर्डर शेयर कर रही है, ये ईरान पर हमला करती है, लेकिन ईरान इसे बलूचिस्तान का इंड्यूस्ड हमला नहीं, पाकिस्तान का हमला मानता है और फिर उसके रिटेलिएशन में ईरान भी जो है मुँह तोड़ जवाब देने की कोशिश करता है पाकिस्तान को और फिर ऐसे चल के पाकिस्तान की नेशनल अथॉरिटी और ईरान की नेशनल अथॉरिटी आपस में लड़ने लग जाती हैं, ठीक है। सो ऐसे करके बहुत सारे बलूचिस्तान के इंड्यूस्ड भी दिक्कतें हैं जो पाकिस्तान में है। सो पाकिस्तान का फ्यूचर इज नॉट एट ऑल ब्राइट। पाकिस्तान इज सफरिंग फ्रॉम अ लॉट ऑफ इश्यूज और पाकिस्तान को यहाँ सपोर्ट कोई ज़्यादा कर नहीं रहा है चाइना के अलावा, और चाइना भी तब तक सपोर्ट कर रहा है जब तक पाकिस्तान थोड़ा बहुत उपयोगी है चाइना के इंडिया को काउंटर करने में, है ना। चाइना को पाकिस्तान से कुछ खासा ऐसा नहीं है, एक्सेप्ट पाकिस्तान लोकेशन, दैट्स इट। China is only invested in Pakistan because of Pakistan's geographical location and not because China wants to help Pakistan out of humanitarianism. Okay, तो यहाँ पे that's it about Pakistan. I hope you understood the entire history of Balochistan, BLA, their demands, their uprisings, their latest uprising, their prominent figures, present CM which is posted in Balochistan. इसी के साथ बलूचिस्तान का जो recent incident हुआ था जिसमें हमने ये वीडियो देखा, पाकिस्तान का रिस्पॉन्स देखा, बलूचिस्तान की पूरी हिस्ट्री और अब आगे पाकिस्तान का फ्यूचर क्या है ये हमने देखा। चलिए, सो इसी के साथ वी हैव कम टू द एंड ऑफ द सेशन। Subscribe to know more such sessions and more such details. Till then, Jai Hind, Jai Bharat, and take care.